फिर एक नए सेशन के साथ और नए ऑनरेबल गेस्ट के और नए टॉपिक के साथ एक बार फिर हम यस लेवल पेज पे आप सबका खुशामदीद करते हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों के साथ मौजूद हैं। नए टॉपिक एक गवर्नेंस सिस्टम है जो आजकल अपनी मौजूदा हालात में सिंध और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में एक टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर ये चीज़ें बहस चल रही है कि हमने गवर्नेंस सिस्टम लगाना है कि नहीं। उसके लिए हम आप लोगों को उसके लिए मैं Honorable Chief Guest Speakers Arusha Ismail, student of law, she works at Research Analyst in Amnesty International Pakistan, Secretary General SOLS, and members of different national and international organizations. Welcome Arusha. उसके बाद मैं आगा अमीर मुख्तार he works in legal activities and founding board member Constitution Front. Hello, अस्सलाम वालेकुम Arusha. Walaikum Assalam, Sabir. Thank you for inviting in such a wonderful session. I hope we will get connected with different people who are watching us. So, thank you so much. तो अरुषा, आपसे ये सवाल है कि 18th अमेंडमेंट क्या है और 18th अमेंडमेंट के बाद फेडरल के क्या रोल है प्रोविंस के अंदर? ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आप अमेंडमेंट की बात करें तो फर्स्ट व्यूअर शुड नो दैट 18 अमेंडमेंट वाज पास्ड ऑन 8 अप्रैल 2010. Basically, 18 Amendment constitute one of the most dramatical deconcentration of powers in Pakistan since the drafting of its 1973 constitution. This amendment gives the authentic and most authoritative power to Prime Minister, provisional government and judiciary greater in the Constitution of Pakistan. In short, अगर simple words में कहा जाए तो 18 Amendment ने हमारे प्रोविंस, प्राइम मिनिस्टर और जुडिशरी को एक एक्सटेंड तक पावर ऑथराइज किया है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड थ्रू दिस अमेजिंग 18 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन. 18 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने मोर देन 202 आर्टिकल्स को अमेंड किया है, जिसके अंदर more than 100 changes have been seen. अगर हम प्रेसिडेंट की पावर की बात करें, so 18 amendment has limited the power of president. अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो सबसे पहले इसकी पावर होती है, it has limited the presidential power on budget level. Like the consultation with the prime minister is necessary for the president, either on the army matters, on the provisional matters. और सबसे बड़ी बात यह है कि it has limit the amount of time from 30 to 10 days on the bills which has been provided to the provisional government. उसके अलावा अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 75 has been amended with the 18 amendment, जिसमें प्रेसिडेंट के पास जब बिल आप प्रेजेंट करते हो तो उसकी एक टाइम लिमिट थी बिफोर द 18 amendment इज फॉर 30 days, अब हो गई है वो 10 दिन. तो इट हैज लिमिटेड द पावर ऑफ प्रेसिडेंट. आर्टिकल 90 में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द नेशन की पावर प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर को दे दी गई है. सो दिस इज लाइक आर ड्रामेटिकल चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. अब रही बात प्रोविजनल मैटर्स की, आर्मी मैटर्स की, तो आर्टिकल 101 के तहत जो 18 अमेंडमेंट के थ्रू अमेंडेड हो चुका है, उसके तहत अब प्राइम मिनिस्टर से कंसल्टेशन एक प्रेसिडेंट को करना बहुत जरूरी है, लाइक ऑन द प्रोविजनल मैटर्स, ऑन द आर्मी मैटर्स एंड देयर लाइक अपॉइंटमेंट्स एंड ऑल दैट. So this is like a system of change, and more than 102 articles have been changes in the 18 amendment, so which has centralized, which has given the more power to the province. और सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट से हम इसे प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं, विच इज लाइक परमानेंट गवर्नमेंट. एक और चीज, आर्टिकल 91 की अगर बात की जाए तो सिस्टम हैज चेंज्ड नाउ. लाइक आप प्रेसिडेंट को it has like extend the tenure of prime minister from 1 to 2 terms. तो आर्टिकल 91 के तहत अब प्राइम मिनिस्टर साहब चाहें तो वो 2 से 3 दफा भी अपना टेन्योर कंप्लीट कर सकते हैं. तो इट हैज नो इशू ओवर दैट. इट हैज एलिमिनेट द कॉन्करेंट लिस्ट लाइक बजट, स्पर्ट्स एंड ऑल दैट, सब चीजें अब प्रोविंस के पास.
फेडरल को इंटरप्शन तो करनी होगी कहीं ना कहीं, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे ऑन द क्रिटिक्स ऑफ 18 अमेंडमेंट। अभी हम सिर्फ प्रोविंस की पावर्स की बात करें तो जो हमारे प्रोविंस की लॉज हैं लाइक मैरिज लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एग्रीमेंट्स, सेल डीड्स, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, हेल्थ मिनिस्ट्रीज, ये सब अब प्रेसिडेंट के हाथ में है। नॉट सब ये सब अब प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, जो ट्रांसफर हो चुका है प्रेसिडेंट की तरफ से। अब बात करते हैं अगर हम बात करें क्रिटिक्स की, तो किसी भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी लॉ के ऊपर क्रिटिक्स ना हो। तो it like it's like a transfer of large part of fiscal resources to the provincial government। फाइनेंशियली जो उनका एक स्पेस है फेडरल गवर्नमेंट का, वो फाइनेंशियली स्पेस अब ट्रांसफर हो चुका है प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास। लाइक द मोर देन 1% ऑफ जीडीपी हैज बीन इंक्रीज आफ्टर द 18 अमेंडमेंट, क्योंकि अब जो पावर प्रोविंस के पास है, फेडरल उसमें उस तरह से इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकती क्योंकि मिनिस्ट्रीज भी डिवॉल्व हो चुकी हैं जो फेडरल से अब प्रोविंस के पास है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि प्रोविंस कहाँ अपना काम किस तरह से करेगी और फेडरल किस तरह से उसे डिक्टेट कर सकती है, या कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती। इसमें दूसरी क्रिटिक्स ये है कि फेडरल गवर्नमेंट अब प्रॉपरली उस तरह से अपने सब्जेक्ट मैटर्स में इंटरप्शन नहीं कर सकती है। लाइक हेल्थ की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, तो दिस लाइक होल दिस चेन एंड होल दिस सिस्टम ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द प्रोविंस फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट अब प्रोविंस को ये डिक्टेट नहीं कर सकती कि आपने एजुकेशन पे इस तरह से काम करना है, आपने हेल्थ पे इस तरह से काम करना है। लाइक they cannot dictate because 18 amendment has given that lots of powers to the province from the president, from the federal government basically। अब बात करते हैं हम जुडिशरी, which is the most hot topic for us। 18 amendment के बाद जुडिशियल कमीशन will recommend the superior court judges, और उनके जो फाइनल नामों की लिस्ट होगी, लाइक हु विल बी द सुपीरियर जज, और उनकी फाइनल लिस्ट कौन सेलेक्ट करेगा, विच विल द प्रोविजनल कमीशन, नॉट द फेडरल गवर्नमेंट। ये 18 अमेंडमेंट ने इस सिस्टम को मजीद बेहतर कर दिया। और आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट माय पर्सनल ओपिनियन, सो इट्स अ गुड chance, it's a good opportunity for all the province to excel their power। like फेडरल के गोद से निकलकर प्रोविंस को अपने तरीके से काम करना, it's like a big turn for them। like if you talk about right to education, so 18 amendment has inserted article 25A, right to education, which is like it's a responsibility of all the government to give free education to all the girls and boys until the age of 18। it's like their right, it's like their right to education जो हर एक प्रोविंस को अपने फर्द को देना जरूरी है, which is a free education basically। अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्रीज की, सो एज वी ऑल नो दैट 18 अमेंडमेंट ने फेडरल से जो मिनिस्ट्रीज हैं वो प्रोविजनल गवर्नमेंट को दे दी हैं। लाइक इफ यू टॉक अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, ये सारी मिनिस्ट्रीज जो फेडरल के अंडर थी 18 अमेंडमेंट के बाद, वो सारी मिनिस्ट्रीज अब प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास है। लाइक नो बिग शुड गेम, नो इंटरप्शन फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। हर प्रोविंस का ये हक है, वो जिस तरह से अपनी उस मिनिस्ट्रीज को चलाना चाहें, दे कैन डू विदाउट इंटरप्शन एंड विदाउट द डिटेक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। नाउ अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है आज का, वो है विच इज लाइक आर्टिकल 149, 234 एंड 235। किस हद तक फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंस में अपनी इंटरप्शन या उनको डायरेक्शन दे सकती है। तो हम पहले आते हैं आर्टिकल 149 पे। आर्टिकल 149 it gives authority to federal government to give direction to the provincial government with certain extent and with certain conditions। अब अगर हम इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की बात करें तो फिर यहाँ पे एक वर्ड आता है इन सर्टेन केसेस। जी अर्जुआ, यहीं पे मैं एक आगा भाई से सवाल करूंगा। सॉरी फॉर इंटरप्ट, और आपने बहुत अच्छा अमेंडमेंट को एक्सप्लेन किया।
क्योंकि यहाँ पे एक और क्वेश्चंस बनता है जो मैं आगा भाई से क्वेश्चंस करूंगा, उसके बाद में जी जी फिर कंटिन्यू। क्वेश्चंस को हम आगे लेके चलेंगे। कि ओके आगा भाई, जैसे कि अनुषा ने बहुत अच्छी तरह से हमें 18th अमेंडमेंट को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि काफी ऐसी चीजें हैं जो प्रोविजनल के अंडर आती हैं, जैसे कि हेल्थ इश्यूज हो गए और बाकी जैसे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आर्टिकल्स को एक्सप्लेन किया। तो आप यहाँ पे क्या समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की ये साजिश तो नहीं कि कराची को सिंध से अलग किया जाए, और यहाँ पे लोगों का रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि 18th अमेंडमेंट तो राइट्स देती है हर प्रोविजनल को। थैंक यू साबिर, थैंक यू सो मच। उरुषा ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया 18th अमेंडमेंट को। 18th अमेंडमेंट को अगर आप किसी मर्द मुजाहिद ने बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया था। उसने कहा था 18th अमेंडमेंट इस वक्त पाकिस्तान है। अगर किसी ने 18th अमेंडमेंट के साथ कोई छेड़खानी की तो वो पाकिस्तान की जो यूनिटी है उसके साथ छेड़खानी होगी। उसकी वजह क्या है कि 18th अमेंडमेंट के बाद बाकी जो सूबे हैं जो ये समझते थे कहीं ना कहीं उनको उनके हक से डिप्राइव किया जाता था, कहीं ना कहीं उनकी बजटरी जो एलोकेशन है वो कम थी, उनको पैसे कम मिलते थे, उनको फंड्स कम मिलते थे। और अब 18th अमेंडमेंट के बाद उसमें बेहतरी है। 18th अमेंडमेंट के बाद वो बजट जो हैं वो काफी बढ़े हैं। एक माशाल्लाह हमारा बड़ा भाई सूबा है, उसको बजट ज्यादा जा रही होती थी। तो अगर आप कहीं पे 18th अमेंडमेंट पे हमला करते हैं तो वो हमला इस वक्त पाकिस्तान पे तस्वर किया जाएगा। बाकी ये बात है कि कोई साजिश है, साजिश का वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक शेर है कि तू हाकिम में वक्त है जो चाहे हुक्म दे। तू हाकिम में वक्त है जो चाहे हुक्म दे, तेरा लड़खड़ा के चलना भी रस्म दुनिया कहलाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला ना, ये एक रस्म दुनिया बनाई हुई है। कभी किसी ने आगे कह देना है कि हमने कराची सूबा बनाना है, कभी किसी ने आगे कहना है कि हम कराची को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ले लेंगे। भाई वजीर कानून साहब, मेरी एक्स वजीर कानून से मेरी बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई इसके बारे में। मेरा अपना एक इंटरव्यू मौजूद है 149 ए के बारे में, 149 के बारे में। वो कह रहे हैं कि जब आपने डायरेक्शंस देने की बात कर दी, जब आप कह रहे हैं कि आपने डायरेक्शंस देनी है, जब आप कह रहे हैं कि भाई आपने कह दिया कि हम कराची को टेक ओवर करने वाले हैं। साबिर प्लीज सेकंड मी, इन्होंने ये नहीं कहा था कि हम डायरेक्शंस देंगे, इन्होंने ये कहा था कि हम कराची को टेक ओवर कर लेंगे। इज इट रॉन्ग? न्यूज ने यही चला दिया कि कराची फेडरल की उसमें जाने वाला है, कंट्रोल में जाने वाला है। ऐसा नहीं है। 149 ए कहीं भी कराची को या किसी भी सिंध के हिस्से को फेडरेशन में दाखिल करने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप आप अगर डायरेक्शंस दे रहे हैं, अगर आप किसी को डायरेक्शंस दे रहे हैं कि भाई आपने ये काम करना है, वो डायरेक्शंस कैसे इंप्लीमेंट होगी? उसको कौन काम करेगा? साबिर हुसैन बोजदार पहले से ही एक अपना काम कर रहा है जिसकी उसको तनख्वाह मिल रही है। अब मैंने आगा ने आके साबिर हुसैन बोजदार को अपना काम दिया, तो क्या साबिर हुसैन बोजदार जो ऑलरेडी अपना काम कर रहा था वो छोड़ के मेरा काम करेगा, या जो मैं काम कर रहा हूं उसके मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा? तो अगर आप डायरेक्शंस दे रहे हैं तो क्या वो बजटरी डायरेक्शंस होंगी, उसके लिए आप बजट भी देंगे या नहीं देंगे? तो ये ऐसे कह देना कि हम कराची को टेक ओवर कर देंगे, ऐसी कोई बात है नहीं, ना हो सकती है। और मैं ये बता रहा हूं कि अगर ये इवन दो गवर्नर राज की बात हो, ये बात हो 149 ए की, या ये किसी भी तरीके से सिंध की वैधानियत की बात हो, तो मैं आई अश्योर यू सिंध का हर एक बंदा इसको इसी तरीके से रेजिस्ट करेगा। सिंध का हर एक कानूनदान इसको इसी तरीके से रेजिस्ट करेगा जैसे ये सिंध में किसी और सूबा बनाने की तहरीक को रेजिस्ट करते हैं। थैंक यू आगा भाई, तो बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। अनुषा, आर यू हियर? यस साबिर। जैसे कि आगा भाई ने कहा, आगा भाई ने एक बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि जो सिंध की आवाम है इस तरह से इन सारी चीज़ों को जो है रिजेक्ट करेगी। तो आप मुझे बताइए कि आर्टिकल 149, 234 एंड 235 में एक प्रोविंस फेडरल गवर्नमेंट किस तरह से जो है गवर्नेंस सिस्टम इम्पोज कर सकती है? क्या उसको ये सही टाइम है, या उसके अंदर उसको किस तरह से इम्पोज करेगी और उसका क्या प्रोसेस होता है? तो प्लीज आप ये हमें एक्सप्लेन करिएगा, और इसको आर्टिकल 194 और 234 को भी एक्सप्लेन करिएगा, ताकि
आवाम तक ये बात पहुंचे। ठीक है, थैंक यू साबिर। सबसे पहले तो मैं आगा की बात से सेकंड्स करना चाहूंगी कि ये लाइक कराची शहर है आपके, आपके लाइक आपके घर की जागीर नहीं जिसे आप जब चाहें अलग करना चाहें, जब चाहें आप इसे किसी और का हिस्सा बनाना चाहें। इट्स ऑल द स्टेट, इट्स सेल्फ इज अ स्टेट, इट्स सेल्फ इज अ सिटी, जहाँ पर बाकी शहर के मुताबिक अवाम ज्यादा अक्लमंद है या फिर वो अक्लमंद बनने की कोशिश करती है। आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। चले, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 149 की। देखें, अगर बात डायरेक्शन की है तो वो लॉ की जबान में, लेकिन अगर उस कानून की इंटरप्रिटेशन को देखा जाए तो डायरेक्शन के भी कुछ कंडीशंस हैं कि एक फेडरल गवर्नमेंट एक प्रोविंस को किस हद तक डायरेक्शन दे सकती है और किस इश्यूज में दे सकती है। ऐसे नहीं कि वो जब चाहें प्रोविंस को कह दें कि आपने ये करना है, डिक्टेट करना शुरू कर दें। इसका मतलब ये नहीं कि वो डिक्टेशन लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। दे हैव सम अथॉरिटी, दे हैव सम लॉज विच दे हैव टू फॉलो। लॉ के अगेंस्ट जाकर आप किसी को डायरेक्शन नहीं दे सकते। अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो आर्टिकल 149 फेडरल गवर्नमेंट को ये इख्तियार देता है कि अगर किसी प्रोविंस में इकोनॉमी का कोई मसला आ जाए, लाइक कोई फाइनेंशियल एमरजेंसी नाफिज करने की नौबत आ जाए, तो इन सर्टन कंडीशंस में हुकूमत प्रोविंस गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन देगी कि आपने इस तरह से काम करना है। बट स्टिल प्रोविंस गवर्नमेंट अगर उनको उनकी बात मानना चाहें तो उनकी बात मानेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं है, बट उनको सिर्फ रिफर कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं पर्टेनिंग टू सच सब्जेक्ट मैटर्स एंड पर्टेनिंग टू सच सिचुएशंस। इकोनॉमी की बात हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कराची का। कराची की बात पे हम बाद में आते हैं। एक सवाल है जो एक आम आवाम हर फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर से, हर प्रोविजनल गवर्नमेंट के मेंबर से पूछना चाहती है, लाइक क्या आर्टिकल 149 फेडरल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी प्रोविजनल गवर्नमेंट को आए और खुद टेक ओवर करके ले जाए? क्या फेडरल गवर्नमेंट ये अथॉरिटी उनके पास उनको कानून ये अथॉरिटी देता है? नहीं, दैट्स नॉट क्लियर, क्योंकि लॉ को समझने वाला ही कानूनदान है और आम आवाम को लॉ की इंटरप्रिटेशन इतनी आसान तरीके से समझ नहीं आएगी। वी आर लॉ स्टूडेंट्स, आगा यू, और जो इसको बनाने वाले हैं उसने किसी सोच के तहत इसे बनाया है और अमेंडमेंट करने वाले ने भी किसी सोच के तहत उसे बनाया है। हम उसे अपनी मर्जी से उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। वी हैव टू सी, अगर वहां पे फ्लोज हैं तो आपको उन फ्लोज को अपनी इंटरप्रिटेशन से नहीं समझना। अब यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है डायरेक्शन। बस फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो डायरेक्शन देंगे प्रोविजनल गवर्नमेंट को कि आपको अपनी इकोनॉमी किस तरह से संभालनी है। नहीं, 18 अमेंडमेंट हैज चेंज दिस द माइंड सेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अब बात करते हैं लाइक दिस आर्टिकल, दिस अमेंडमेंट गिव अथॉरिटी टू फेडरल गवर्नमेंट कि अगर प्रोविंस कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन वो काम का मकसद ये नहीं कि वो ये डायरेक्शन दे फेडरल गवर्नमेंट कि प्रोविजनल गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही है। नहीं, वो इस तरह से डायरेक्शन दे सकती है, इफ फेडरल गवर्नमेंट सीज दैट प्रोविजनल गवर्नमेंट इज नॉट फॉलोइंग द फेडरल लॉ, तो उसमें डायरेक्शन दे सकती है, लिमिटेड टू सर्टेन एक्सटेंट। ये नहीं कि बस आप अपना कानून, प्रोविजनल गवर्नमेंट का कानून छोड़ें और फेडरल का चलाएं। नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता। या दैट्स अ ट्रू, स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर द जनरल लॉ, बट 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट के अपने लॉज हैं, वो अपने लॉज के तहत अपने प्रोविंस को चलाएंगे, ना कि फेडरल गवर्नमेंट के लॉज के हिसाब से। अब आते हैं हम आर्टिकल 134 पे। इसे आप सिंपल वर्ड में ये समझ ले, गवर्नर राज। इसे मैं और मजीद अच्छे तरीके से आई डोंट थिंक सो मैं समझा सकूंगी। दिस आर्टिकल एंड दिस अमेंडमेंट गिव्स पावर टू द फेडरल गवर्नमेंट कि अगर उनको ये लगे विद द रिसीप्ट ऑफ गवर्नर ऑफ प्रोविंस कि अगर कोई प्रोविंस में ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ जाए, तो ये फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि गवर्नर ऑफ प्रोविंस को ये अथॉरिटी दें कि वो मेरे बिहाफ पे काम कर सकें, या फिर वो स्टेट को, उस प्रोविंस को ओन करके जिस तरह से उस प्रोविंस को चलाना चाहें उस प्रोविंस को चला सकते हैं, विच इज इन एक्चुअल गवर्नर राज सिस्टम, जो आई डोंट थिंक सो किसी को हजम हो भी सकेगा या नहीं भी हो सकेगा। बिकॉज आप प्रोविंस की कंप्लीट पावर उठा कर दे रहे हैं एक गवर्नर को, और वो गवर्नर लॉ, उसको ये लॉ अथॉरिटी देता है कि वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे भी काम कर सके।
like clause 1 of article 234 gives power to the government, he can act on behalf of the president. तो आप इस लॉ की इंटरप्रिटेशन से समझ लें कि एक सिस्टम, प्रोविजनल लॉ का सिस्टम वो उठाकर दे दिया जा सकता है गवर्नर को. तो विच इट्स सेल्फ इट्स लाइक दिमाग को हिला देने वाला कॉन्सेप्ट है ये, व्हाट आई फील लाइक. सो लेट्स कम टू द आर्टिकल 335, financial emergency. This article provides authority to the federal government if they think province need to impose their emergency, financial emergency. Like अगर किसी province में financially कोई crisis है, कोई system properly follow नहीं हो रहा, जैसे अभी COVID-19 में जावेद नाम के एक बंदे ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी रिलेटेड टू फाइनेंशियल इश्यूज ऑफ द प्रोविंस, क्योंकि प्रोविंस पे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता जा रहा था और कोरोना वायरस के मरीज और मजीद इंक्रीज होते जा रहे थे. हॉस्पिटल्स पे बहुत बैकलॉग था, शेयर्स नहीं थे, फंडिंग्स नहीं थी, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लोगों के पास मेडिकेशन के लिए कुछ नहीं था. So he filed a petition to the Supreme Court asking Supreme Court to take over this matter and to impose the financial emergency in this end. So you can see like the federal government has some limited power to impose to give direction and to impose emergencies, but उन extent से बाहर निकलकर काम करना किसी को भी सूट नहीं करता. They have their laws, they have some duties, they have some responsibilities. उनको within the law और by law काम करना है. वो लॉ से बाहर निकलकर किसी को थराइज या किसी को डायरेक्शन नहीं दे सकते. ये उनके इख्तियारात से बाहर की बात है. सो इन शॉर्ट ये 3 आर्टिकल्स पे हमने आज बहस की है, जिसमें हमने बताया कि फेडरल गवर्नमेंट किस किस हद तक, कहाँ कहाँ और कैसे कैसे काम कर सकती है और किन किन सिचुएशन में इमरजेंसी नाफिज कर सकती है प्रोविंस में. सो दिस वाज माय फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. जी बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया और तमाम बेहतरीन एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो है ये इमरजेंसी. अर्षा आपसे एक और ही सवाल है यहाँ पे, आप प्लीज अपने माइक भी ऑन करें और वीडियो भी ऑन करें. जी जी. तो अगर वो सिचुएशन में इमरजेंसी लगा के तरह से आप बता रहे हैं कि जो है सिंध गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, क्या जो है इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल पे काम ना करे इमरजेंसी लगा सकती हैं, या फिर वो जो है करप्शन के ऊपर इमरजेंसी लगाए? क्योंकि अगर देखा जाए काम नहीं हो रहा तो जैसे आपने बताया कि एक बंदे ने रिपोर्ट की कि आप सिंध में जो है इमरजेंसी लगाए, कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा, तो सबसे पहले जो है वजीर आला सिंध ने भी यही काम किया. उन्होंने एक रिपोर्ट हुई WHO ने, उन्होंने कहा कि सेकंड जो है सब कॉन्टिनेंट के CM है जो सिंध के अंदर काम कर रहे हैं, उसके बाद फेडरल ने ही गवर्नमेंट को फॉलो किया. तो इसके अंदर आपका क्या कहना है कि ये बात दुरुस्त थी इस वजह पे कि इस पे इमरजेंसी लगाई जाए? जी मैं ये कहना चाहूँगी कि पहली बात आपने कहा कि आपने सिंध की बात की, तो फिर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि फेडरल गवर्नमेंट आर्टिकल 234 के तहत ये पावर रखती है कि अगर उसे ये लगे कि एक प्रोविंस आइन के मुताबिक अपना काम नहीं कर रहा, अब वो काम से मुराद ये नहीं कि वो सफाई नहीं करवा रहा, अब वो काम से मुराद ये नहीं कि वो बच्चों को स्कूल जाना है, स्कूल नहीं खुल रहे, ऐसे नहीं हो सकता. आइन ने हर सूबे को डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं जो हर सूबे ने उसे फुलफिल करनी है. किसी हद तक अगर कभी ऐसा हो कि वो अपनी उस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को उस तरह से फॉलो नहीं करे जिस तरह से लॉ ने उन्हें बताया है करने के लिए, तो फेडरल गवर्नमेंट आर्टिकल 149 और 134 के तहत के अथॉरिटी रखती है कि वो उनको डायरेक्शन दे सके कि आपने ये काम इस तरह से करना है. लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो बस उनकी सुने और प्रोविजनल गवर्नमेंट अपने सारे काम छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता. दे हैव टू सी वेदर हमारे डिपार्टमेंट में कोई फ्लॉ है या नहीं है, या फेडरल गवर्नमेंट हमें अपनी पावर से बाहर जाकर डायरेक्शन दे रही है. तो सो देयर आर सर्टेन लिमिट्स ओवर देयर. आइन कानून का मतलब ये नहीं कि वो लिमिट से बाहर हो जाए. नो, यू हैव टू सी द लिमिट ओवर देयर. थैंक यू अर्षा, बहुत ज़बरदस्त आपने ये बात की. तो
आगा भाई, मैं इसी बात पे ही एक क्वेश्चन कर लेता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल वफाक ने कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे जो है इमरजेंसी लगानी है सिंध के अंदर। तो इसके अंदर मैं ये आपसे सवाल करूंगा कि क्या सिंध गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे काम कर रही है या फिर वफाक की इमरजेंसी या गवर्नर सिस्टम लगाने का कोई और वजह हो सकती है? देखिए, बहुत सारी वजह हैं। आगा आप बताएं। नहीं उरुषा, यू मैं कंटिन्यू। देखिए, मुझे आई डोंट नो आपका क्वेश्चन आया मेरा। देखिए, अगर आप एक वजह को पकड़ेंगे तो फिर एक वजह से भी 100 वजहें निकलती हैं, लेकिन यहाँ हम वजह ढूंढने के लिए तो नहीं आए, या हम लोगों को बताने आए कि इस हद तक इन वजहों को देख सकते हैं आप एक चीज को तो नहीं पकड़ सकते ना। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, हर प्रोविंस में होती है। अगर आप सिर्फ सिंध को लेकर बात करेंगे तो सिंध में भी फ्लॉज है, सिंध की गवर्नमेंट में फ्लॉज है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो आइन से बाहर रहकर काम करते हैं। एक सिस्टम बिना आइन के काम कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर सिंध गवर्नमेंट में कोई काम हो रहा है तो देयर मस्ट बी अ सिस्टम। अब उस सिस्टम को आप अगर गवर्नर राज का नाम देंगे तो फिर ये मुनासिब नहीं होगा। थैंक यू अनुषा। आगा भाई, आपसे हम आपकी तरफ ही आ रहे हैं कि सवाल ये है कि क्या इस सिस्टम के अंदर ये जो गवर्नर सिस्टम्स की बातें की गई, उसके बाद में वज़ीर आला सिंध और बाकी जो है गवर्नमेंट इस पे के ऊपर इसके खिलाफ बात की, तो क्या आपको लगता है कि इस पे सिंध गवर्नमेंट की साजिश हो सकती है या डील हो सकती है खुद को किसी से बचाने के लिए? देखें, गवर्नर राज की जहां तक बात है या कराची सूबे की जहां तक बात है या 149 की जहां तक बात है, ये सारी चीजें नल एंड वाइड हो जाती हैं लॉ के एक कस्टम को फॉलो करते हुए। लॉ का कस्टम यह कहता है, लॉ की जुबान ये कहती है कि जिसको मैंने वोट दिया है, या अगर मैं किसी शहर का किसी मुल्क का सिटीजन हूं, तो आई हैव द राइट टू चूज माई रूलर। मैंने आपको वोट नहीं दिया, आप मेरे लीडर नहीं है, तो आप होते कौन है मेरे ऊपर कोई बंदा मुसल्लत करने वाले, थोपने वाले और थोप के उसको मेरा हाकिम बनाने वाले? ये कहां की तानाशाही है भाई? मैंने एक बंदे को वोट दिया है, ही होल्ड्स माय बैक, मैंने वोट दे के उसको अपना लीडर बनाया है। आई हैव चूज्ड हिम, सिंध हैव चूज्ड देम देयर लीडर्स। किसी बाहर की मखलूक ने आके तो इनको नहीं चुना ना। सिंध के लोगों ने इन लोगों को अपना रूलर डिक्लेयर किया है बाय एक्सरसाइजिंग देयर वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ वोट। वोट लेके ये बंदे आए हैं पावर में। फिर आप पेटी इश्यूज को उठा के ले आते हैं कि भाई पानी साफ नहीं हो रहा। अच्छा, पानी साफ नहीं हो रहा, आपको सिंध का कोई और शहर नजर नहीं आ रहा, आपको सिर्फ कराची नजर आ रहा है। भाई पानी मेरे रानीपुर में खड़ा होता है, पानी मेरे खैरपुर में खड़ा होता है। अच्छा, लाहौर में पानी खड़ा नहीं हुआ? लाहौर में कितने दिनों तक पानी खड़ा रहा है? लाहौर से कितने लोगों की डेथ हुई है वो कोई नहीं दिखाता। लाहौर से लोग मरे। अच्छा, केपी के गवर्नमेंट ने, अच्छा मुझे सब छोड़ दें, इन दो तीन हुकूमतों से पहले गवर्नर राज लगा हुआ था ना, एक काफी अरसे तक गवर्नर राज लगा रहा। उसने कौन सा कराची को पेरिस बना दिया जो ये आके पेरिस बनाएंगे? बात सिंपली ये है कि आई हैव एक्सरसाइज माय वेरी राइट, माय वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ वोट, एंड आई हैव टू चूज माय ओन लीडर, आई हैव टू चूज माय ओन रूलर। बाकी कराची टैक्स सिटी है, कराची पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो रेवेन्यू है वो जनरेट करता है, तो इस पे सबकी नजरें, जाहिर सी बात है। और सबकी नजरें क्यों है? क्योंकि टैक्स आ रहा है, ज्यादातर पैसा यहां से आ रहा है, तो डायरेक्टली कंट्रोल होगा तो ये पैसा कहां पे आ जाएगा? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में आ जाएगा। फिर ये लोग आपका डीएचए का पानी नहीं निकाल रहे तो 70% आपसे लेने के बाद आप अभी आपको 3% सिर्फ पैसे दे रहे हैं। 70% आपके लेने के बाद या 60% लेने के बाद आपको 3% या उसको 4% दे रहे हैं। ये लोग आपका डीएचए का पानी नहीं निकाल रहे थे, ये आपको उसमें से पैसे देंगे। ये सिर्फ एक तरीका है। अच्छा, कराची में सिर्फ एक हुकूमत तो काम नहीं करी, कराची में सिर्फ सिंध हुकूमत नहीं है, कराची में फेडरल हुकूमत के काफी एरियाज हैं। शारा फैसल सिंध हुकूमत के अंडर नहीं आ रहा था, डीएचए सिंध हुकूमत के अंडर नहीं आ रहा था। फिर भी जो सारी किराए थी वो सिंध हुकूमत के ऊपर थी। म्यूनिसिपल गवर्नमेंट किसी और के पास है, देखिए म्यूनिसिपल किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास है, आपका शारा फैसल कोई और डील कर रहा है, आपकी डीएचए क्लिफ्टन कोई और डील कर रहा है, बाकी का सारा सिंध आप भूल गए।
सिर्फ पानी खड़ा दिख गया, इस पे रोना शुरू हो गए, सूबा चाहिए। दिस इज नॉट द वे टू आस्क फॉर अ सूबा, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट अ थिंग टू गो फॉर कि आप गवर्नर राज लगा दें। गवर्नर राज लगाने के लिए ये बेसिस नहीं है, और ना ही इन पेटी इश्यूज को इशू बना के गवर्नर राज लगाना चाहिए, या इंटेंट तक करना चाहिए कि भाई पानी खड़ा हुआ है तो मैं गवर्नर। हेलो आगा भाई, अरुषा आर यू है? अरुषा, हेलो आगा भाई, आर यू अवेलेबल हियर? जी जी नाज़रीन, अब हम इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। तब तक आगा भाई का जो है नेट कनेक्शन है वो ठीक हो जाए तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जिस तरह अरुषा आर यू हियर? जी जी यस जी बोलें साबिर। अरुषा, ये जो है अब सिंध गवर्नमेंट जब भी बात करती है तो 18th अमेंडमेंट की बात करती है, और जब भी उनकी बात पूछी जाए तो वो कहते हैं कि नहीं, 18th अमेंडमेंट के तहत जो है यहाँ पे गवर्नर राज नहीं लगा सकते। और जब फेडरल की बात आती है तो वो 149 की बात करते हैं। तो इन दोनों से एक नतीजा निकलता है कि दोनों एक दूसरे के अपोज्ड है और एक दूसरे के बिल्कुल ही अलग हैं। तो इन दोनों की सिचुएशंस में आपकी क्या राय है कि इसको किस तरह से इम्पोज करेंगे? क्योंकि एक तो इमरजेंसीज मतलब लगाई जा सकती है जब तक फेडरल गवर्नमेंट चाहे। तो जैसे कि आगा भाई ने बताया कि पूरे पाकिस्तान के और डिफरेंट हालात होते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या ये मुनासिब वक्त रहेगा जो है गवर्नर सिस्टम लगाने के लिए? देखिए साबिर, बात सिंपल सी है कि आर्टिकल 49 की चादर में फेडरल गवर्नमेंट प्रोविजनल अथॉरिटी को टेक ओवर नहीं कर सकती। लाइक आर्टिकल 149 की चादर में रहकर फेडरल गवर्नमेंट प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर नहीं कर सकती है, क्योंकि लॉ ने उसे वो अथॉरिटी दी ही नहीं है। और जब लॉ ने फेडरल गवर्नमेंट को वो अथॉरिटी दी ही नहीं है तो वो किस अथॉरिटी की बात करते हैं, वो किस कानून की बात करते हैं? 18 अमेंडमेंट ने फेडरल और प्रोविजनल गवर्नमेंट के बीच में एक यही ही दीवार को खड़ा कर दिया है कि अब सिस्टम इस तरह से नहीं चलेगा जिस तरह से 2010 से पहले चलता था। 2010 के बाद अब सिस्टम 18 अमेंडमेंट के हिसाब से चलेगा, जो सूबे को इख्तियार देता है कि वो अपने सूबे में जिस तरह से चाहें काम कर सकते हैं। रही बात आगा ने जैसे बताया कि सिर्फ जब पानी सिंध में खड़ा हो जाता है या स्टूडेंट्स में खड़ा हो जाता है, फिर कराची शहर में पानी खड़ा हो जाता है, इनको 18 अमेंडमेंट याद आते हैं। नहीं, बात इतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल बात को ये लोग समझते हैं। द थिंग इज दैट हर प्रोविंस की अपनी एक इकोनॉमी होती है, हर प्रोविंस का अपना एक सिस्टम होता है। अब इनको नजर से सिंध ही आता है। आई डोंट नो, सिंध बहुत ज्यादा उनके उनके ख्वाबों में भी सिंध आता होगा। आई डोंट नो व्हाट दे थिंक अबाउट इट। अगर हम पंजाब की बात करें तो लाहौर में जब बारिश हुई थी तो पानी तो वहां भी खड़ा हुआ था। इस्लामाबाद उनको दिखता नहीं क्योंकि इस्लामाबाद तो कैपिटल है, लेकिन लाहौर भी उनको नहीं दिखता। लाहौर में तो बहुत ज्यादा पानी था। कराची में तो अब भी गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लाहौर में तो कोई काम नहीं कर रहा। लाहौर को तो किसी ने नहीं दिखाया कि वहां पे कितना पानी जमा हुआ, क्या हुआ, लोग किस तरह से सफर कर रहे थे। हमारे न्यूज में तो सिर्फ कराची 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 यही घूमता है। आई डोंट नो क्यों, बट आर्टिकल 149, 234, 235 की चादर में ये कराची या सिंध को टेक ओवर नहीं कर सकते, ना गवर्नर राज लग सकता है। अगर गवर्नर राज की बात करते भी हैं तो फिर वो भी एक सर्टेन एक्सटेंट तक होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को उठाएं और अपने घर ले जाएं, ऐसा नहीं होता। कानून आपको इस चीज की इजाजत नहीं देता। एंड आई नो, जब कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता तभी प्रोविजनल गवर्नमेंट इस चीज पे चिल्लाती है कि नहीं, ये आपका हक नहीं है, ये आपकी अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही एक फेडरल गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है कि वो टेक ओवर कर जाए किसी भी सूबे को। अच्छा आगा भाई, आर यू हियर?
वेल डन अर्षा, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। और अब हम वाइंड अप की तरफ से जाएंगे। तो एक लास्ट सवाल आगा भाई आपसे हम सवाल करेंगे कि जैसे कि चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध गवर्नमेंट सिंध में काम नहीं कर रही, तो क्या उनकी तरफ उसका भी इशारा जो था वो गवर्नर सिस्टम की तरफ था या फिर कोई और वजह थी? काफी सारी वजह हैं जो पॉसिबली हो सकती हैं उनके बयान के। भाई आपका माइक। जी, काफी सारी वजह हो सकती हैं उनके बयान के पीछे, लेकिन सबसे पहले देखें, आपको ये समझना पड़ेगा कि सियासतदानों को, आपके एंकर्स को, जो बोलने वाले हैं, जो लीगल एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, उनको बड़ा सेंसिबल होना पड़ेगा अपने बयान देने से पहले। आपने हैवोक बना के रखा हुआ है कि भाई सिंध गवर्नमेंट, कराची सूबा, 149 ए, गवर्नर राज, ये नहीं है ऐसे। अगर आप एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप गवर्नर राज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं कराची सूबे के बारे में, तो आपको लीगल बेसिस बताने पड़ेंगे। 149 में कहीं भी ये बात नहीं थी कि भाई कोई कराची को कब्जा किया जा सकता है। डायरेक्शंस की बात थी, वो भी क्लियर नहीं था कि डायरेक्शंस किस तरीके से दिए जा सकते हैं या किस चीजों के लिए दिए जा सकते हैं। बस कह दिया कि हम 149 लगा के हम कराची को कब्जे में ले लेंगे। आप जब तक सेंसिबल नहीं रहेंगे अपने बयान देने में, अच्छा फिर वजीर कानून से जब सिंध के काफी लोगों ने कहा कि वजाहत दें कि भाई 149 यूज करके आप कैसे टेक ओवर कर रहे हैं कराची को, या कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ले रहे हैं कराची को फेडरल के, तो फिर चुप। अच्छा, ये अभी नहीं हुआ, आज से 6-7 महीने पहले तब भी हुआ था, यही हुआ था कि भाई हम 149 लगा देंगे, 149 लगा के हम कराची को टेक ओवर कर देंगे। लेकिन जब एक्सप्लेनेशन की बात आई तो कोई नहीं। ये सिर्फ सियासी बयानात हैं, दे आर जस्ट पॉलिटिकल बबल्स जो थोड़ी देर के बाद फूट जाते। ऐसा कुछ नहीं होना, दे कांट टेक ओवर कराची। और कराची को टेक ओवर करने का मतलब अल्लाह बचाए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपको पता है कि कराची में काफी सारी कौमें रहती हैं, उनके काफी सारे जज्बात हैं। हर एक कौम की एक अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन है। हर एक कौम जो है वो किसी न किसी तरीके से किसी पार्टी के साथ अटैच है, अपनी किसी न किसी तरीके से किसी जमीन के साथ अटैच है, वो जज्बाती तौर पे कनेक्टेड है। फिर आप कहते हैं कि हम कराची को टेक ओवर कर लेंगे, तो ये लोग समझते हैं, या समझना भी चाहिए, क्योंकि वो जमीन के वासी हैं, वो यहाँ जमीन पे रहते आए हैं, हजारों सालों से ये उनकी जमीन है, उनके अब्बा अजदाद की जमीन है। आपने आके अपने सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए, कुछ नफीस लोगों को खुश करने के लिए कह दिया कि हम कराची को टेक ओवर कर रहे हैं, तो ये किसी के जज्बात के साथ खेलने वाली बात है, विथ नो लीगल बेसिस, विथ नो लीगल फैक्ट्स एट ऑल। तो आपने बस कह दिया कि हम टेक ओवर करेंगे, तो ऐसे नहीं होता। और जो चीफ साहब ने कहा है, तो ही इज माय लॉर्ड, उन्होंने कुछ देखा होगा, लेकिन उनका इरादा 149A की तरफ नहीं था। वो एक तरीका होता है किसी को तनबीह करके सिखाने का कि भाई सुधर जाओ। देखिए, मिस्टेक्स सिंध गवर्नमेंट ने भी की हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में काफी सारी मिस्टेक्स हैं। काफी सारी जगहों पे मैं सिंध गवर्नमेंट के काफी सारे ऑफिशियल्स के खिलाफ जाके खुद एप्लीकेशंस दे चुका हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर राज लगाया जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि कराची को अलग कर दिया जाए। मैं यू नो वेरी वेल साबिर, रानीपुर के लाइब्रेरी का इशू हुआ तो मैं वहां के एमपी एमएनएस के खिलाफ खड़ा हो गया, वहां के उनके लोकल ऑफिसर्स के खिलाफ खड़ा हो गया। कराची में काफी सारे इश्यूज है, मैं खड़ा हो गया। हब जो ब्रिज है उसकी बात हुई तो मैंने ऑफिसर्स से जाके क्लेम किया, अपना राइट मांगा, और उस पर अमल भी आपने देखा, चाहे हब ब्रिज की बात हो या रानीपुर लाइब्रेरी की बात हो या काफी सारे और वाकयात हो। तो ऐसा नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट कंप्लीटली परफेक्ट है, बहुत सारी चीजों में सिंध गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काफी अभी लेक कर रही है, उनको बेहतर बनाया जा सकता है और बेहतर बनाना चाहिए। सिंध की तालीम को बेहतर बनाना चाहिए, सिंध की सेहत को बेहतर बनाना चाहिए, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना चाहिए, इरिगेशन के सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए। करप्शन भी काफी ऑफिसर्स शायद करते हो, लेकिन ये चीजें कहीं पे भी ये जस्टिफाई नहीं करती कि कराची को अलग कर दिया जाए या 149A लगा के या गवर्नर राज लगा दिया जाए। अच्छा, ठीक है। लास्ट में अनुषा आप जो है इस बात को वाइंड अप कर दें कि जो भी सिस्टम है ये गवर्नमेंट का या इनके जो अनुषा आर यू हियर? जी साबिर। अब जो ये सिस्टम है गवर्नमेंट और फेडरल के बीच में, तो अकॉर्डिंग टू यू, तो आप यहाँ पे कंक्लूजन करें तो उनको
क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, और जो है इसको आप वाइंड अप करके आवाम को बता दें कि यहाँ की जो लोग हैं उसको किस तरह से लेके जाना चाहिए, या गवर्नमेंट को और फेडरल को किस तरह से आपस में मिलकर काम करना चाहिए। देखिए, बात बहुत सिंपल सी है कि अगर गवर्नमेंट्स हैं तो उनको एक पिच पे काम करना पड़ेगा, उनको 101 पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अब पॉलिसीज की बात की जाए तो पॉलिसीज तो हमारे पास हजारों की तादाद में, लेकिन उन पे काम कौन करेगा? हम, आप करेंगे, मैं करेंगे या आगा काम करेगा कौन? पॉलिसीज पे काम करना तो हमारा काम नहीं है। पॉलिसीज पे काम करना है गवर्नमेंट ने, जिसने उस पॉलिसीज को बनाया है, किसी सिस्टम के लिए बनाया है, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए उस पॉलिसीज को बनाया गया है। तो यहाँ पे 101 पिच वाली कहानी नहीं है। अब यहाँ पर है, आप अपना काम देखें, हम अपना काम देखें, विदाउट द इंटरप्शन। दिस इज ऑल अबाउट द 18 अमेंडमेंट। मेरा काम, मुझे मेरा सूबा क्या इख्तियार देता है वो मेरा काम है, ना कि मुझे फेडरल गवर्नमेंट आकर बताएगी कि आपने वो काम करना है। अगर आप दोबारा हम आ जाते हैं आर्टिकल 235 पे। 235 कहता है कि आप फाइनेंशियल एमरजेंसी भी लगा सकते हैं अगर किसी प्रोविंस में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, लेकिन वो भी एक सर्टेन एक्सटेंट तक लगाए जा सकते हैं। ये नहीं कि क्राइसिस आ गए तो प्रोविंस को आए और टेक ओवर करके ले जाएं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब दूसरी बात, आर्टिकल 149 की, आप प्रोविंस पे किस किस्म की डायरेक्शंस दे सकते हैं। अगर वो डायरेक्शन फेडरल लॉ से रिलेटेड है तो आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप उनको डायरेक्शन देंगे अंडर आर्टिकल 149 के। लेकिन अगर वो इख्तियार ही प्रोविजनल अथॉरिटी का है, वो काम प्रोविजनल अथॉरिटी के अंडर आता है, तो आपके पास कोई हक नहीं बनता कि आप प्रोविजनल गवर्नमेंट को ये बताएं कि आपने ये काम करना है। आया वो काम आपका था या प्रोविंस का था, ये आपको देखना पड़ेगा। अब बिना देखे अगर आप डायरेक्शन देना शुरू हो जाएंगे तो ये वही बात हो जाएगी गवर्नर राज, कि आए इस सूबे को उठा के अपने साथ ले जाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता। ना ही सिंध गवर्नमेंट ऐसा होने देगी, ना ही यहाँ की हवाम ऐसा होने देगी। सो इन एंड मैं यही कहना चाहूंगी कि जो अथॉरिटी, जो पावर आपको दी गई है, यू हैव टू वर्क विद इन द पावर। उस पावर से बाहर निकलने की कोशिश करना ही, इस बात का सोचना ही आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है। थैंक यू अरुषा, आपने हमें टाइम दिया, और उसके बाद आगा भाई आपसे लास्ट क्वेश्चंस करके आप हमें कंक्लूजन बताएंगे कि अगर ये सिस्टम गवर्नर सिस्टम होता है तो आवाम के दिलों में या सिंध के लोगों के दिलों में किस तरह की नफरत फैलाई जा रही है। तो इस सारी सिचुएशंस में एक दूसरे को किस तरह से साथ देके चलना है, या फिर इसको किस तरह से अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन से एक दूसरे को मिलके काम करना है। तो आप ये हमें कंक्लूजन्स करके बताएं। देखें, गवर्नमेंट्स को हमेशा करना भी मिलके काम चाहिए। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट्स को एक दूसरे से मुकाबला तो करना है नहीं। प्रोविंस को अपने प्रोविंस का काम करना है, वहां के लोगों का वो वोट लेके आए हैं, वहां के वो लोगों का एतमाद उन पे है, वहां के लोगों के वो जो है रहनुमा है, वो उनका काम करें। प्रोविंस का काम नहीं है कि फेडरल से जाके मुकाबला करे। फेडरल का काम ये नहीं है कि सिर्फ प्रोविंस को बैठ के नीचा दिखाए। इन दोनों हुकूमतों का काम ये है कि विद इन द एम्बिट ऑफ देयर ओन पावर्स एंड देयर ओन जुरिस्डिक्शन अपने अपने काम करें। मुकाबला जब जहां पे आ जाता है तो फिर यही होता है, एक सर्टेन कौम की मीडिया एक सर्टेन कौम को हिट कर रही होती है। आपने देखा है यार, उर्दू मीडिया का वर्ड आपने बड़ा सुना होगा कि उर्दू मीडिया ये कर रही है, सिंधी मीडिया ये कर रही है, पंजाबी मीडिया ये कर रही है। तो हमारे जो जर्नलिस्ट हजरात हैं, दोस्त हैं, उनको भी ये टारगेटेड हिटिंग नहीं करनी चाहिए। हमने टारगेट किलिंग का वर्ड सुना था, जो बहुत हुआ करती थी कराची में, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो नहीं है, जब से शायद जो सूबा मांग रहे हैं उनकी शायद पावर कम हुई है। लेकिन ये जो नया रिवाज आया है ना जर्नलिज्म के जरिए किसी को हिट करने का, ये बहुत खतरनाक है। ये इतना खतरनाक है कि ये कौमी झगड़े करवा सकता है, ये कौमों को आपस में लड़वा सकता है। मैं आई वाज स्क्रॉलिंग ऑन ट्विटर यस्टरडे, तो मैंने एक सुनी मुराद अली शाह की एक ट्वीट मैंने देखी कि कोरोना के आज कोई डेथ नहीं हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं।
बहुत अच्छी ट्वीट थी, बहुत पॉजिटिव ट्वीट थी। उसके नीचे खातून ने ट्वीट किया कि वजीर आजम साहब आपको हमारी अमानत देके गए हैं, उस अमानत में खयानत नहीं करना, और ये सारी चीजें। उन मोहतरमा ने ये नहीं देखा कि कल का जो वजीर आजम साहब का जो पूरा प्लान था, जो सिंध गवर्नमेंट ने और फेडरेशन ने मिलकर दिया है, उसमें फेडरेशन ने कितने पैसे दिए हैं, उसमें सिंध गवर्नमेंट ने कितने पैसे पूल इन किए हैं। ये एक ज्वाइंट वेंचर है फेडरेशन का, प्रोविंस का। बस वजीर आजम साहब आपको पैसे देके चले गए हैं, उसकी अमानत है, उसमें खयानत नहीं करना। एक जहन बना दिया गया, एक सोच बना दी गई है कि भाई क्योंकि ये सिंध गवर्नमेंट है। आपने वो एक बड़ा अच्छा देखा होगा कि सीईओ क्लिफ्टन बोर्ड कैंटोनमेंट, ही वाज एट, उनका ताल्लुक किसी और कौम से था, लेकिन क्योंकि हमारे मोहतरम जर्नलिस्ट हजरात ने एक सोच बना दी है कि भाई सिंध गवर्नमेंट, साईं सरकार। मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं क्योंकि आई एम ऑन योर प्लेटफॉर्म। साईं का जो वर्ड है ना, दैट वी सिंधी यूज आउट ऑफ रिस्पेक्ट। फॉर अस साईं इज अल्लाह साईं, साईं इज उस्ताद मोहतरम, साईं इज अवर एल्डर ब्रदर, साईं इज बाबा साईं। ये आउटमोस्ट रिस्पेक्ट का वर्ड है, आपने उसको तंज बना दिया साईं सरकार। भाई एक जब आप कौम की कहते कौम बनाते हैं ना, तो ये कौम की एक सोच बनाते हैं। ये मीडिया चैनल्स जो हैं, ब्लॉग्स जो होते हैं, ये यूट्यूबर्स जो होते हैं, ये कौम की सोच को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से इन्होंने डाइवर्ट कर दिया है कौम की सोच को। उस बंदे को पता भी नहीं है कि बैठा हुआ ऑफिसर कौन है, क्योंकि उसका काम नहीं हुआ तो उसने कह दिया कि भाई कोई सिंधी ऑफिसर बैठा होगा, कोई गांव से आया हुआ सिंधी बैठा हुआ है, जिसको ये तक पता नहीं कि डिफेंस में कितने फेजेस हैं, कितने लोग रहते हैं, कितनी स्ट्रीट्स हैं। क्यों? क्योंकि उसका काम नहीं हुआ। तो काम जब भी ना हो तो किसको ब्लेम करना है? सिंध हुकूमत को ब्लेम करना है। लाहौर का पानी ना निकले तो किसको ब्लेम करना है? सिंध हुकूमत को ब्लेम करना है। केपीके में कोई अगर डेथ हो जाए तो किसको ब्लेम करना है? सिंध हुकूमत को ब्लेम करना है। क्वेटा में अगर किसी मजबूत इंसान को अगर कोर्ट जो है वो उसके खिलाफ फैसला ना दे तो किसको ब्लेम करना है? क्योंकि वजीर आजम, वजीर आला को ब्लेम करना है, सिंध गवर्नमेंट को ब्लेम करना है। एक सोच बना दी गई है कि हमेशा हिट करना है तो सिंध गवर्नमेंट को ही हिट करना है। आप भाई कराची में और कितनी पार्टीज हैं जिनको मुख्तलिफ लेवल पे पावर्स है। अगर लोकल गवर्नमेंट देखें तो लोकल गवर्नमेंट तो जो कराची की है वो तो सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं रही ना। मुझे साबिर एक बात बताओ, सिंध गवर्नमेंट हमें इख्तियार नहीं दे रही, सिंध गवर्नमेंट हमें इख्तियार नहीं दे रही, सिंध गवर्नमेंट हमें इख्तियार नहीं दे रही। व्हाट अबाउट द बिलियंस ऑफ द बजट दैट यू हैड? आपके पास बिलियंस ऑफ रुपीज, वो किस तरीके से लगाए? उसका कोई जवाब नहीं। हाँ पूछो बिलियंस ऑफ गवर्नमेंट जो पैसे आए गए, जो बिलियंस की जो बजट थी वो कहां लगई? वो कहां लगई? मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं थे। आपको सिर्फ इसलिए थोड़ी बिठाया था कि अमरीश पुरी की तरह आप आखिरी दिन पे आए और ये कागजात को फेंकें और कहें मेरे पास वो इख्तियार ही नहीं। आप ये बताएं कि मुझे इतनी बजट मिली और उसको मैंने इस तरीके से लगाया। बट क्योंकि पता है कि सारा इल्जाम का जाना किस पे? सिंध गवर्नमेंट पे। फिर हमने खेलना है कराची सूबे की गेम खेलनी है, फिर हमने गवर्नर राज खेलना है। ये अंताक्षरी चल रही है इन लोगों की आपस में। कराची सूबा, सिंधी कार्ड, कराची सूबा, गवर्नर राज, सिंधी कौम, ये इन पॉलिटिशियंस ने एक अपनी अंताक्षरी बनाई हुई है। हर किसी का अपना एक गाना है, वो गाना सुना के ये लोग बेवकूफ बनाते हैं और बेवकूफ बना के बहुत अच्छे तादाद से सबसे वोट ले जाते हैं। तो इनको ये अंताक्षरी बंद करनी चाहिए, सेंसिबल बयानात देने चाहिए। आप एक ऑफिस बैरियर हैं। मैं आई एम नॉट गोइंग टू द जजेस। मैं, अगर आप लॉ मिनिस्टर हैं, अगर आप वजीर हैं, आप मुशीर हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं या वजीर आला हैं, ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हो या फेडरेशन की तरफ से हो, अगर आप पब्लिक ऑफिसेज होल्ड करते हैं, अगर आप पब्लिक ऑफिस बैरियर्स हैं, तो आपके बयानात सेंसिबल होने चाहिए। कोई दीवान और शेर व शायरी नहीं होनी चाहिए आपके बयानों में। एक आपने बस फेंक दिया कि हम टेक ओवर करें, ऐसे नहीं है टेक ओवर। आप एक्सप्लेन करें कि क्या होने वाला है, आप अपने इंटेंशंस बताएं। अब एक सिंध में रहने वाला, एक सिंध से मोहब्बत करने वाला बंदा जब आपका ये बयान सुनेगा कि हम तो कराची को टेक ओवर कर लेंगे और कराची को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ले लेंगे, तो उसकी क्या हो गए आपके तासुरात और सेंटिमेंट्स आपके खिलाफ। तो ये एक नफरत की फिजा जो है वो फैलाना बंद करनी पड़ेगी। हमें जाना पड़ेगा हार्मोनी की तरफ, इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ, मिलके काम करने की तरफ। ये चीजें अगर किन चीजों में काफी, फेडरेशन को काम कहां पे करना है? सिंध में करना है ना, बलूचिस्तान में करना है, केपीके में करना है,
या पंजाब में करना है, इन्हीं सूबों में करना है, गिलगित में जाके करना है, कहीं इन सूबों से बाहर जाके तो फेडरेशन काम नहीं करेगी ना, इन्हीं सूबों की जुरिसडिक्शन में करेगी। या फेडरेशन ने अपना कोई सूबा बनाया हुआ है, अपना तो कोई सूबा नहीं है उनका, इन्हीं सूबों में काम करना है। तो जब इन सूबों में काम करना है तो कहीं पे आपको सिंध गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, कहीं पे सिंध गवर्नमेंट को आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप मिल के अच्छे तरीके से, आप किस लिए आए, आपने वोट लिया है किस लिए? सिंध गवर्नमेंट को गालियां देने के लिए, मीडिया को ब्राइब करने के लिए कि वो किसी एक पार्टी के खिलाफ बोले, या आपने वोट लिया है अवाम को डिलीवर करने के लिए? तो अगर आपने अवाम को डिलीवर करना है तो मिलके करना पड़ेगा। दैट्स इट। थैंक यू आगा भाई, और थैंक यू अरुषा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने यस लॉयर फॉरम पेज पे जो है हमारा साथ दिया और हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो यही बात होती है कि जब आप इक्वलिटी पे बात नहीं करते, जब आप रेसिज्म की बात करते हैं, तो जो है वो यहाँ पे आके एक अलग सी पहचान बन जाती है। जैसे आगा भाई ने एक्सप्लेन किया कि आप जो है मिलके काम करें, क्योंकि NICVD हॉस्पिटल में ये नहीं पूछा जाता कि कहाँ से आ रहा है, कौन आ रहा है, तो वहाँ पे इलाज होता है। अगर शौकत खानम हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहाँ पे भी यही होता है कि आपसे नहीं पूछा जाता कि आप सिंधी हैं, पंजाबी है, पठान है या बलोच हैं। तो इस तरह से मिलके अगर काम करेंगे तो हमारे सूबा पूरा पाकिस्तान अच्छा रहेगा। अगर आप रेसिज्म की तरफ चले जाएं, साबिर नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं रहा। अब हॉस्पिटल्स का जो रवैया है ना वो भी अलग हो चुका है। इलाज करने वाला ये देखता है कि ये मेरी कौम का है या नहीं, जो आपके पास मेल नर्स है वो ये देखता है कि ये मेरी कौम का है या नहीं, वो डॉक्टर आपको जो सर्विसेज देता है वो ये देख के देता है कि ये मेरी कौम का है या नहीं। वो इलाज आपका जरूर करते हैं लेकिन सर्विसेज में फर्क जरूर आ है, रवैये में फर्क जरूर आ रहा है। तो देखें, ये ओवरऑल एक रवैयों का जो तायन है ये तभी हो सकता है जब एक इंक्लूसिव सोसाइटी होगी और मोहब्बत से। भाई आपने क्या बनना है, आपने पाकिस्तानी बन के रहना है। और इसके साथ जो है अब हम अपनी इस पूरी किताब जो है वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अरुषा ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि जो है एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ हम किस नज़रिए से इस सारी सिचुएशंस को देखते हैं कि किस तरह से गवर्नर राज लगाया जा सकता है। और आप नफरत ना फैलाएं किसी के दिलों के अंदर, और किसी के वो 1971 वाला टाइम्स को ना दोहराया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर अगर नफरत फैल गई तो जाहिर सी बात है कि वो इस हद तक चले जाएंगे कि एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होंगे और मुल्क में कुछ भी हो सकता है। तो इसके साथ मैं हूँ साबिर हसन गुलजार। अल्लाह हाफिज। थैंक यू साबिर, अल्लाह हाफिज।